हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू विद्या आराधना एकेडमी। मेरा नाम है शौम्यजीत और मैं आपके पास एक सेकंड सेशन के साथ आया हूं जिसमें हम केवीपीवाई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं दोस्तों। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 29% ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसके बाद अगर आप ईयर वाइज देखोगे तो एटलीस्ट आपको 4 से 6 क्वेश्चन तो आपको पक्का है यहाँ से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम पहला क्वेश्चन में चले आते हैं। पहला क्वेश्चन, gaseous exchange of oxygen and carbon dioxide between alveolar air and capillaries takes place by what? अभी आपको पता है ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूशन, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट एंड इम्बाइबेशन। अभी आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारा लंग्स है, लंग्स का जो ब्रोंकियोल्स होता है उसके एंड में होता है एल्वियोलिस। एल्वियोलिस के कवर करते हैं कैपिलरीज। तो उस कैपिलरीज में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। तो गैसियस एक्सचेंज होता कैसे है ये देखने के लिए हम देखेंगे ये जो एक वीडियो है उसको। आप अगर देखोगे इसमें तो देखिए यहां पे एल्वियोलर वॉल है, फ्यूज बेसल मेम्ब्रेन है एंड कैपिलरी वॉल है ना। तो यहां पे देखिए फ्रीली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर पा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहां पे एक ऑक्सीजन आरबीसी आ रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है एंड ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर इजीली केपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग फ्रॉम वन कैपिलरी वॉल टू द अदर। सो आंसर इज बी, डिफ्यूशन। गहरी सांस लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन लंग्स आफ्टर एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हैज बीन एक्सहेल्ड इज। क्या होता है ये सब, मतलब क्या है? बचपन में ये सब पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी लगता था। अभी ये एक ग्राफ मिल गया है जो मेरे को बहुत इजी लगता है। तो अभी हम जो सांस लेते हैं, ये नॉर्मल जो सांस लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये देखिए सांस ले रहे, सांस छोड़े, सांस ले रहे, सांस छोड़े। अगर हम जोर से सांस ले, फोर्सफुली सांस लेते हैं तो उसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या IRV, है ना। और अगर हम जोर से सांस छोड़ते हैं करके तो वो होता है एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। क्या क्या मिला हमको? टाइडल वॉल्यूम मिला जो नॉर्मल सांस होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हुआ जो फोर्सफुली हम सांस लेते हैं, और एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हुआ जो फोर्सफुली हम सांस को छोड़ते हैं। ये तीनों मिला के होता है वाइटल कैपेसिटी या VC, है ना। लेकिन हम जितना भी जोर से सांस छोड़े उसके बाद भी थोड़ा सा एयर तो लंग्स में रह जाता है। अगर नहीं होता तो फिर लंग्स कोलैप्स कर जाता है ना। तो इसीलिए वो वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो यहां पे आंसर क्या है? आंसर है C, रेसिडुअल वॉल्यूम, है ना। चलिए सेम क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर लाते हैं। गिवन द टाइडल वॉल्यूम इज 600 ml, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 2500 ml एंड एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 800 ml, व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग? बहुत इजी है, पहले ही मैंने कहा था वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस TV प्लस IRV प्लस ERV, है ना। तो फिर वाइटल वॉल्यूम अगर निकालना है IRV, TV और ERV को बस ऐड कर दो। कितना कितना दिया हुआ है? 2500, 600 एंड 800 ml रेस्पेक्टिवली। आंसर आ रहा है 3900 ml, है ना। आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अभी ये थोड़ा सा ट्रिकी है, एक लेवल डिफिकल्ट। चलिए देखते हैं। एन एडल्ट मैमल विथ 50 kg बॉडी वेट हैज द फॉलोइंग फंक्शनल पैरामीटर्स ऑफ इट्स लंग्स। दिया हुआ है, IRV दिया हुआ है, ERV दिया हुआ है, VC दिया हुआ है, ब्रीदिंग रेट दिया हुआ है। द वॉल्यूम इन लीटर ऑफ एयर दैट इट्स लंग्स डिस्प्लेस इन 24 आवर्स। अभी
इसमें एक चीज़ ख्याल करेंगे कि IRV, ERV, वाइटल कैपेसिटी ये सब ना पर केजी बॉडी वेट में दिया हुआ है। फाइन, ये बस बात के लिए काम आएगा। तो एक दिन में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स डिस्प्लेस करेगा, जितना हम लोग सांस ले रहे, कितने बार सांस ले रहे, वो डिपेंड करेगा। एंड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा टाइडल वॉल्यूम के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे पहले तो हम देखते हैं ब्रीदिंग रेट दिया हुआ है 20 पर मिनट, तो एक दिन में कितना होगा, है ना। एक दिन में आ रहा है 20 इंटू 60 इंटू 24 ऑब्वियसली, तो कितना आ रहा है 28,800 आ रहा है नंबर ऑफ ब्रेथ्स टेकन इन अ डे। फाइन, नेक्स्ट हमको वाइटल कैपेसिटी दिया हुआ है, तो यहाँ से वाइटल कैपेसिटी दिया हुआ है, उसके साथ IRC, ERC दोनों दिया हुआ है, तो यहाँ से हमको टाइडल वॉल्यूम आराम से मिल जाएगा, है ना। टाइडल वॉल्यूम निकल रहा है कितना? 5 ml पर kg, 5 ml पर kg। तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स, वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय द लंग्स कितना होगा? टाइडल वॉल्यूम, नंबर ऑफ ब्रेथ्स, टाइडल वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ ब्रेथ्स इनटू वेट ऑफ बॉडी। वेट ऑफ बॉडी से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको जो टाइडल वॉल्यूम दिया हुआ है पर केजी में दिया हुआ है। सो 1 kg में 5 ml, सो 50 kg में कितना होगा? 250 ml। सो इसके हिसाब से अगर हम देखें, जल्दी से देख लेते हैं, कैलकुलेशन तो बहुत बोरिंग होता है। 72 lakhs ml आता है, तो इसको अगर हम लीटर में कन्वर्ट कर दे तो 7200 लीटर मिलता है। आंसर यहाँ पे है क्या? 7200 ml, 7200 लीटर, इन लीटर 7200 लीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। उतना भी डिफिकल्ट नहीं था ना, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ता है। यहाँ पे मेन जो ट्रिक है, ख्याल करना है कि यूनिट्स क्या है। अगर ये सिर्फ ml में देते, पर केजी अगर नहीं देते, तो फिर हमको ये 50 kg से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं होता बाद में। नेक्स्ट, ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड इज फॉर्म फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोलिसिस का पाथवे अगर आप देखोगे तो ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में आपको 2 ATP बनते हैं, 2 NAD बनते हैं, NADH, एंड 2 पायरुवेट बनते हैं। ये आप सबको पता होना चाहिए। Glycolysis, TCA cycle and electron transport system are one of the main driving forces of energy in the cellular system. ठीक है, तो आंसर कितना है? ऑप्शन बी 2, है ना। नेक्स्ट, ये भी बहुत इजी है। प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएटेड बाय पंपिंग प्रोटॉन्स अक्रॉस द वेयर? ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टू बी प्रिसाइज। हाँ, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन दिया हुआ है। सो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में होता है। और बैक्टीरिया कहो तो बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में होता है। इतना याद रखना, ठीक है। ऑप्शन है सी, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। हाँ, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू वाटर ड्यूरिंग माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन। अभी बहुत ईजी है, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही पकड़ते हैं, H2O, तो एक O के लिए कितना H चाहिए होता है? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, है ना। सो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे? 4। बहुत इजी है, ये देखिए, ऑक्सीजन को हम रिड्यूस कर रहे हैं, H2O, 2H2O, है ना। ऑप्शन ए 4 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये एक फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी है, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। द रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो इज 2 into C51H98O6 plus 145 oxygen gives rise to 102 carbon dioxide plus 90 water plus energy. अभी रेस्पिरेटरी कोशेंट का जब क्वेश्चन आता है, तब हमको सब कुछ भूल जाना है, बस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को देखना है, बाकी सब कुछ जो भी हो डजेंट मैटर। रेस्पिरेटरी कोशेंट होता क्या है? रेस्पिरेटरी कोशेंट है मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, है ना। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 क्या है? 102 डिवाइड बाय 145। आंसर है 703। आंसर है ए, ऑप्शन ए 703 इज द करेक्ट आंसर। बस इसमें आपको अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो
सारे क्वेश्चन इस टाइप के आप कर पाओगे, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्शंस डज नॉट हैपन अंडर एनारोबिक कंडीशंस। एनारोबिक कंडीशंस में क्या होता है, ग्लूकोज को जनरली ईटीएस से ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता है, सो वहाँ पे इधर ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनता है, नहीं तो एथेनॉल बनता है, साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनता है। देखते हैं क्या कह दिया हुआ है। ग्लूकोज टू एथेनॉल बाय सैक्रोमाइसिस एनारोबिक है, लैक्टोज टू लैक्टिक एसिड बाय लैक्टोबैसिलस एनारोबिक है, ग्लूकोज टू CO2 एंड H2O बाय सैक्रोमाइसिस ये जो है ये एरोबिक है। सेल्यूलोज टू ग्लूकोज बाय सेल्यूलोमोनस, हाँ, सेल्यूलोज टू ग्लूकोज बाय सेल्यूलोमोनस ये भी एनारोबिक है। सो आंसर इज सी, ग्लूकोज टू CO2 एंड H2O बाय सैक्रोमाइसिस, है ना। चलो, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कैन कॉज इंपेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन होता है वो है विटामिन के। विटामिन के कुछ फैक्टर्स के साथ बाइंड करके ब्लड क्लॉटिंग में प्रोथ्रोम्बिन बनाने में हेल्प करते हैं। सो आंसर इज डी, विटामिन के। हाँ, विटामिन के इनहिबिटर एक है जो आपको जस्ट फॉर जनरल नॉलेज बता रहा हूँ। विटामिन के इनहिबिटर का नाम है वारफेरिन, WARFARIN, वारफेरिन। ओके, हाँ, द फर्स्ट एंजाइम दैट फूड एनकाउंटर्स इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। पहले कहाँ पे खाते हैं ना, सो मुंह में ही कोई एंजाइम होगा। मुंह का एंजाइम कौन सा है इसमें से, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेस। एमाइलेस इज द करेक्ट आंसर। हाँ, यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड से और पैरोटिड ग्लैंड, इन 3 जगह से हमको एमाइलेस मिलता है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। इसीलिए आपको जब चबाने के बाद थोड़ा सा आप मुंह में आप खाना रखोगे तो उसको थोड़ा मीठा लगेगा, क्योंकि वो जो पॉलीसैकेराइड्स है वो ब्रेक डाउन करके डाइसैकेराइड्स बन रहे हैं। ओके, सो आंसर इज डी, एमाइलेस। रिमूवल ऑफ पैंक्रियास इंपेयर्स द ब्रेकडाउन ऑफ, क्या होता है, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स ओनली, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स ओनली, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स ओनली। ऑलमोस्ट सारे प्रोबेबिलिटी दे दिया है। देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम देखेंगे तो इसमें पैंक्रियाटिक जूसेस में एमाइलेसेस होते हैं, लाइपेजेस होते हैं, ट्रिप्सिनोजेन होते हैं। अभी ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करने के लिए कुछ और चाहिए होता है, लेकिन हाँ वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। सो एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। लाइपेसेस आपको पता है ट्राइग्लिसराइड्स ब्रेक डाउन करता है। ट्रिप्सिनोजेन ब्रेक डाउन करके ट्रिप्सिन बनता है, एंड ट्रिप्सिन क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड्स काटता है ना। सो आंसर क्या है, आंसर है सी, है ना। आंसर है सी। अभी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट ट्रिप्सिनोजेन। अभी ट्रिप्सिनोजेन का बात कर रहे थे, है ना, आ गया ट्रिप्सिनोजेन। It is activated by enterokinase, it is activated by renin, it is activated by pepsin, it does not need activation. अभी लास्ट वाला तो हमको पता ही चल गया अभी तक कि सही नहीं है ना, it does need activation. So what is it activated by? Enterokinase, renin या pepsin? ध्यान से देखेंगे तो रेनिन तो हमको मिलता ही नहीं है, रेनिन ह्यूमन बॉडी में होता ही नहीं है। पेप्सिन जो है वो गैस्ट्रिक जूसेस का पार्ट है, एल्कलाइन पीएच में काम ही नहीं करेगा। जो पैंक्रियाटिक जूस है, पैंक्रियाटिक जूस इज अल्कलाइन इन नेचर। सो आंसर है ए, एंटेरोकाइनेस। अगर आप देखेंगे कि ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन बनता है, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकल जाता है। एंड यहाँ पे एक और मजे की बात है, ये जो ट्रिप्सिन बनता है ना वो खुद को ऑटो रेगुलेट करता है और भी ट्रिप्सिनोजेन काटता है और भी फंक्शनल ट्रिप्सिन बना लेता है। सो ये ऑटो रेगुलेशन है, पॉजिटिव फीडबैक लूप है। और भी बहुत सारे ट्रिप्सिन है जो बहुत सारे प्रो एंजाइम्स को एंजाइम्स में कन्वर्ट करते हैं। काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोइलास्टेस, प्रोकोलाइपेस, सो बहुत सारे प्रो एंजाइम्स को वो फंक्शनल एंजाइम में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो आंसर इज ए, एंटेरोकाइनेस। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द क्रिप्स ऑफ लिवरकुर्न are found in which of the following parts of human digestive tract?
ए इसोफेगस, बी स्मॉल इंटेस्टाइन, सी स्टमक और डी रेक्टम। आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आप देखोगे दोस्तों तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होते हैं, है ना। एंड ये विली बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ होती है क्योंकि आपको न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए होता है। एंड ज़्यादा सरफेस एरिया कहाँ पे मिलता है पता है? अगर आप एक सरफेस को फोल्ड कर दो तब। एक नॉर्मल सरफेस जितना आपको सरफेस एरिया मिलेगा, अगर आप उसको फोल्ड कर दोगे सो उससे ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है। सो विली में माइक्रो विली होता है। ये पहला होता है ऐसे, वो एक एक विली के अंदर और भी छोटे छोटे माइक्रो विली होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं। तो उसका जो क्लीवेज होता है उसको हम कहते हैं क्रिप्स ऑफ लेबरकुन। सो आंसर इज बी स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? स्कर्वी हम बचपन में पढ़े थे, इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। ये जो डिजीज़ वाले क्वेश्चन है दोस्तों, ये बस आपको थोड़ा सा याद रखना ही पड़ेगा। सो ये जो डिजीज़ वाले नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम रैपिड फायर में चलेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी चलते हैं। स्कर्वी इज द कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन सी। नेक्स्ट, match the vitamins listed in column 1 with the diseases caused to their deficiency in column 2। हमको पता है मैच द फॉलोइंग जब भी हमको मिलता है हम पहले देखते हैं हमको क्या पता है। मेरे को जैसे पता है विटामिन ए से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है ना। विटामिन डी से मैंने सुना था कि रिकेट्स होते हैं। तो P4R2 ऐसा कुछ है क्या? P4R2 ऐसा कुछ दिख रहा है। Q3 क्या है? Q3 है विटामिन B2 से एडिबोफ्लेवोनेसिस, करेक्ट है। एंड S5 विटामिन B12 का डेफिशिएंसी से पर्निशियस एनीमिया होता है। तो आंसर क्या है? सी P4Q3R2S5। साउंड्स वियर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is incapable of curing pellagra? Pellagra is caused by the deficiency of niacin and नियासिन के सब्सिट्यूट्स हो सकते हैं निकोटिनामाइड या ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन से नियासिन बनता है बाय द वे, ठीक है। सो ट्रिप्टोफैन रहेगा तो नियासिन बन पाएगा, नियासिन होगा तो पेलेग्रा नहीं होगा। और निकोटिनामाइड नियासिन का एक डेरिवेटिव है। सो आंसर इज यहाँ पे बी निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज डिराइव्ड फ्रॉम पेंटोथेनिक एसिड? पेंटोथेनिक एसिड से कौन सा मॉलिक्यूल डिराइव किया जाता है? आंसर क्या है? CO एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए से पेंटोथेनिक एसिड मतलब विटामिन B5 से को ए बनता है। सो आंसर इज डी एसिटाइल को ए, है ना। नेक्स्ट, इमीडिएट प्रीकर्सर ऑफ थायरोक्सिन इज टाइरोसिन। टाइरोसिन से अपना थायरोक्सिन या T4 बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी? इनेट इम्यूनिटी क्या है? हमारा जो एक्सटर्नल इम्यूनिटी है, जो अडैप्ट नहीं करते, वो ऑलरेडी है। द डिफेंस सिस्टम दैट इज ऑलरेडी देयर एंड वर्किंग। सो यहाँ पे क्या क्या है? इनेट एंड एडेप्टेटिव दोनों टाइप के इम्यूनिटी होते हैं, है ना। इनेट क्या क्या होता है? बैक्टीरियल किलिंग सब्सटेंसेस होता है जो हमारे निसल या इसमें होते हैं, माउथ पार्ट्स में होते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम द आउटसाइड द स्किन इज पार्ट ऑफ द इनेट इम्यूनिटी। क्यों? इट एक्ट्स एज अ फिजिकल बैरियर फॉर पैथोजेंस टू रेगुलेट द एंट्री ऑफ पैथोजेंस, है ना। म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं अंदर लाइनिंग में। क्यों म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं? ताकि वो बैक्टीरिया वहाँ पे जाके कॉलोनाइज ना कर पाए, वहाँ पे जाके बैठ ना पाए। और स्कैवेंजिंग सेल्स भी होते हैं बहुत सारे। एडेप्टेटिव इम्यूनिटी क्या क्या होते हैं? ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, आपको पता है। एंटीबॉडीज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। एंड डिफेंस सेल्स तो होता ही है, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप्स इज अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी? बी सेल, टी लिम्फोसाइट, लिवर सेल, सारे के सारे अपने एडेप्टेटिव इम्यूनिटी के पार्ट है। सो आंसर है ए, स्किन एपिथेलियल सेल्स, करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following entities causes syphilis? Syphilis is caused by Treponema pallidum. So answer is A. ऐसे दिखता है कुछ,
रिंग्स जैसे, ये बैक्टीरिया है। फिलारियोसिस इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? एंटमीबा, प्लाज्मोडियम, ट्राइपोनोसोमा, वुशरेरिया बैनक्रॉफ्टी। आंसर है वुशरेरिया बैनक्रॉफ्टी। इसका एक डुअल सेल साइकिल होता है। जो एडल्ट स्टेज होता है वो ह्यूमन में होता है, जो लार्वल स्टेज होता है वो मस्क्यूटो में होता है। सो इट इज कैरिड ऑन बाय मस्क्यूटोस। ठीक है, सो आंसर इज डी, वुशरेरिया बैनक्रॉफ्टी। एक और मैच द फॉलोइंग आ गया हमारे पास। मैच द डिजीजेस गिवन इन कॉलम 1 विद द प्रिंसिपल कॉजल ऑर्गेनिज्म इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। एज यूजुअल मैच द फॉलोइंग जब भी मेरे को मिलता है, मेरे को सबसे जो इजी मैच लगता है उसको देख के मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करता हूँ। पी में है एड्स, मेरे को पता है एड्स बनता है HIV से। P4 कहाँ कहाँ है? पहले दो में, लास्ट दो में नहीं है, सो लास्ट दो मैं ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट कर सकता हूँ, एलिमिनेट कर दिया मैंने। नेक्स्ट है सिफिलिस, मैंने अभी पढ़ा है कि ट्रिपनोमा से बनता है ना। सो Q3 देखिए, A में है Q3, B में है Q2, सो ऑलरेडी B एलिमिनेट हो चुका है। R1 क्या है? R1 में दिया है वायरल हेपेटाइटिस, ऑब्वियसली HBV वायरस से होता है। और क्या है S2? S में क्या है? गनोडिया, गनोडिया होता है निसेरिया से, है ना। सो आंसर इज A, P4 Q3 R1 S2, है ना। समझ में आ गया दोस्तों? ये मैच द फॉलोइंग का यही ट्रिक होता है कि आपको जो पता है उससे आगे बढ़ो, उससे एलिमिनेट कर दो, लेकिन हाँ पता होना चाहिए, अंदाजे में नहीं चलेगा ये। अच्छा, विडाल टेस्ट इज प्रिस्क्राइब टू डायग्नाइज टाइफॉइड, मलेरिया, न्यूमोनिया या फिलेरिया। विडाल टेस्ट में क्या होता है? ये बाय द वे टाइफॉइड का टेस्ट होता है। टाइफॉइड जो सैल्मोनेला अपना ऑर्गेनिज्म होता है, उसके दो एंटीजन होते हैं। एंटीजन मतलब दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली। एक है फ्लैजेलर एंटीजन जो H एंटीजन होता है, और एक सरफेस एंटीजन होता है जो O एंटीजन कहा जाता है। अभी अगर एक पेशेंट को टाइफॉइड हुआ है, सैल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके बॉडी में उसके अगेंस्ट अपना बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा, है ना। तो एंटीबॉडी अगर हमारे बॉडी में है तो हम क्या कर सकते हैं, उस सेरम को लेके हम एंटीजन के साथ इंक्यूबेट कर सकते हैं। अगर एंटीबॉडीज के साथ एंटीजन मिक्स किया तो क्या होगा? बाइंड करेगा, बाइंड करके वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे लोअर डाइल्यूशंस में ये प्रेसिपिटेट कर रहे हैं। एंड ये कलरीमेट्रिक ऐसे है जिससे बहुत इजीली हमको पता चल जाता है कि पेशेंट के बॉडी में ऑलरेडी साल्मोनेला इन्फेक्शन है कि नहीं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन है ए, टाइफॉइड। DPT वैक्सीन, डिप्थेरिया, pertussis and tetanus vaccine consist of toxoid of diphtheria, tetanus and heat-killed whole cells of pertussis. ये तो बस पता होना चाहिए और कुछ कर नहीं सकते इसमें। Next question. Hypothalamus directly controls the secretion of which of the following hormones? Glucocorticoid and insulin, insulin and glucagon, atrial natriuretic factor and gastrin, and glucocorticoids and androgens. So answer है D, glucocorticoids and androgens. Next, the source of mammalian hormone relaxin is relaxin. A, ovary, B, stomach, C, intestine, D, pancreas. रिलैक्स होके बोलेंगे, आंसर है ओवरी। क्यों? ये पेल्विक बोन्स को रिलैक्स एंड थोड़ा सा मैल्यूएबल करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो आंसर है ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिथ्रोपोएटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय A, heart, B, kidney, C, bone marrow and D, adrenal gland. आंसर है नहीं, हार्ट नहीं। लग रहा है एरिथ्रोपोएटिन सुन के लग रहा है हार्ट बनाएगा, लेकिन नहीं, ये बनाता है किडनी। एंड ये काम आता है RBC रेगुलेशन के लिए या RBC मेंटेनेंस के लिए, इसीलिए नाम है इसका एरिथ्रोपोएटिन। सो द आंसर इज बी, किडनी। याद रखना, एरिथ्रोपोएटिन बट फ्रॉम किडनी। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है, इंसुलिन स्टिमुलेट्स द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू व्हाट? फ्रुक्टोज, ग्लाइकोजन, सुक्रोज, स्टार्च। इंसुलिन का मामला ऐसे है कि वो फ्री ग्लूकोज कंटेंट को कम करता है।
इसीलिए वो इतना इम्पोर्टेंट है डायबिटिक्स के लिए, जहाँ पे फ्री ग्लूकोज कंटेंट बहुत ब्लड शुगर बढ़ जाता है एंड बहुत प्रॉब्लम करता है. सो इंसुलिन कन्वर्ट्स फ्री ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन इज नॉन सोल्यूबल एंड इज अ बेटर ऑप्शन फॉर स्टोरेज. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंसुलिन से ग्लाइकोजेनेसिस होता है. ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन जेनेसिस है ना, ग्लाइकोजेनेसिस होता है. सो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है. लेकिन इंसुलिन का एक और नेमेसिस है, हर कॉइन का दो साइड होता है ना. सो इंसुलिन का नेमेसिस है ग्लूकागॉन. ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाता है ना. सो ऑप्शन क्या है, अपना क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी ग्लाइकोजन है ना. हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट प्लेसेंटा. प्लेसेंटा में क्या होता है, प्लेसेंटा इज परमिएबल टू ऑल बैक्टीरिया. अगर वैसा होता तो बच्चे पैदा होने से पहले ही उनको डिजीज होना शुरू हो जाता है. सो इट इज नॉट परमिएबल टू ऑल बैक्टीरिया. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट डिफ्यूज थ्रू द प्लेसेंटा. अगर वैसा नहीं होगा तो जो एम्ब्रायो या फीटस है वो सांस कैसे लेगा, हाउ विल ही रेस्पायर. Waste products diffuse out of placenta into the maternal blood. This sounds promising. And last, placenta does not secrete chorionic gonadotropins. ये वाला सही है, प्लेसेंटा सीक्रेट करता है chorionic gonadotropins. So, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो फीटस से मदर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, हॉर्मोन्स, एंड मदर टू फीटस आता है न्यूट्रिएंट्स आता है, ऑक्सीजन आता है, एंटीबॉडीज आता है, विटामिन्स आता है, पानी आता है. सो एनीथिंग टू नर्चर द चाइल्ड और द फीटस इज डिफ्यूजिबल बाय प्लेसेंटा. यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, वेस्ट प्रोडक्ट्स डिफ्यूज आउट ऑफ प्लेसेंटा इनटू द मैटरनल ब्लड है ना. आंसर सी. अभी नेक्स्ट, एक्शन पोटेंशियल इन न्यूरॉन्स इज जनरेटेड बाय द रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ. एक बार देख लेते हैं क्या होता है. यहाँ पे देखिए, ये साइटोसोल है, ये एक्सटर्नल है. तो यहाँ पे रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस हुआ है एंड रैपिड आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस हुआ है ना. सो सोडियम आयंस का रैपिड इन्फ्लक्स से क्या बनता है, एक्शन पोटेंशियल बन रहा है, डीपोलराइज हो रहा है, फिर डीपोलराइज हो रहा है. क्यों, जब पोटेशियम आयंस बाहर जा रहे है ना. सो आंसर इज सोडियम आयंस. Option D, sodium ions. Which of the following proteins does not play a role in skeletal muscle contraction? Actin, myosin, troponin, microtubule. अभी अगर आप देखेंगे तो एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, तीनों ये स्केलेटल जो स्ट्रक्चर है या फिर स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन है उनमें काम आता है. लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल का काम क्या है, सेल का इंटीग्रिटी रखना, सेल का एक स्ट्रक्चर रखना. सो माइक्रोट्यूब्यूल डज नॉट actively participate in skeletal cell rather skeletal muscle contractions. यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या है आपके पास, ट्रोपोनिन है, मायोसिन है, एक्टिन है, लेकिन नो माइक्रोट्यूब्यूल्स. करेक्ट. सो आंसर इज डी, माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना. आगे बढ़ते हैं. Where are the proximal and distal convoluted tubules located within the human body? कहाँ पे मिलता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला, ये मिलता है अपना रेनल कॉर्टेक्स में. रेनल कॉर्टेक्स में आप देखोगे तो नेफ्रॉन्स मिलेंगे आपको. ये रेनल कॉर्टेक्स है, यहाँ पे आपको नेफ्रॉन्स मिलेंगे. नेफ्रॉन्स के पार्ट एक है कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और यहाँ पे है ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल. बोमन्स कैप्सूल एक कैपिलरी ऐसा होता है जो एनगल्फ करता है. मैं अचानक बोमन्स कैप्सूल का बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है पोडोसाइट लेयर दैट प्रोवाइड्स आउटर लाइनिंग ऑफ द सरफेस ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आर फाउंड इन बोमन्स कैप्सूल. पोडोसाइट्स एंड पेडिसेल्स मिलता है यहाँ पे. इट हेल्प्स इन रीअपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और वाटर. सो आंसर इज बोमन्स कैप्सूल, बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्मीयर reveals an abnormal increase in the number of granular cells with multiple nuclear lobes. ऐसा कौन सा सेल है जो इंक्रीज किया है नंबर में? लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल्स है या थ्रोम्बोसाइट्स है? थ्रोम्बोसाइट्स नहीं होगा, लिम्फोसाइट्स नहीं होगा. मोनोसाइट में याद कीजिए एक सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है,
लेकिन न्यूट्रोफिल्स जो है उसमें ग्रैन्युलेटेड साइटोप्लाज्म एंड मल्टीपल न्यूक्लियर लोब्स होते हैं। तो आंसर है सी। अच्छा, आंसर है सी, न्यूट्रोफिल्स। Which of the following organs is not a site for the production of white blood cells? कौन सा है? बोन मैरो में बनता है डेफिनेटली। किडनी में बनता है क्या? आई डोंट थिंक सो। सो लिवर में जरूर बनता है, लिवर के फैगोसाइट्स होते हैं अपने। स्प्लीन तो सेकेंडरी इम्यूनिटी ऑर्गन है, उसमें बनता ही है डेफिनेटली। सो आई थिंक द आंसर इज बी, किडनी, है ना? किडनी इज द करेक्ट आंसर। Next, which of the following parts of the eye is affected in cataract? Cornea, conjunctiva, retina या लेंस? आप अगर यहाँ पे देखेंगे कि कॉर्निया यहाँ पे है, ये लेंस है अपना, और एंटीरियर विट्रस ह्यूमर है, एंटीरियर चेंबर विट्रस ह्यूमर, यहाँ पे ऑप्टिकल नर्व है। ये सब क्यों बता रहा हूँ थोड़ी देर बाद पता चलेगा अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो लेंस होता है ना, लेंस में कभी कभी एक लेयर आ जाता है, एंड इस लेयर के वजह से क्या होता है, ये जो अपना फोकस होता है वो फोकस गड़बड़ा जाता है, फोकस प्रॉब्लम करता है। इसीलिए कैटरैक्ट में आपको ब्लडी विजन दिखने को मिलता है, लगता है कि सामने कोई फ्रॉस्टेड ग्लास है ना? सो आंसर इज डी, लेंस, है ना? अभी देखिए क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग विजन डिफेक्ट्स listed in columns 1 and 2 and the corrective measures in column 3. Choose the correct combination. एक और मैच the following है, लेकिन ये सिंपल वाला है। पहले तो देखते हैं कि ये हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया होता क्या है। मायोपिया क्या है? मायोपिया में क्या होता है, अगर दूर से लाइट आ रहा है तो वो फोकस नहीं कर पा रहा है रेटिना में, है ना? रेटिना के पहले ही फोकस कर जा रहा है, तो आपको दूर का जो चीज़ है वो दिखेंगे नहीं, लेकिन पास का जो चीज़ है वो आपको ठीक से दिख जाएंगे। सो उसको क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस, है ना? नियर साइटेडनेस। उसको ठीक करने के लिए क्या चाहिए हमको? कॉनकेव लेंस चाहिए, आई एम सॉरी, कॉनकेव लेंस चाहिए, है ना? सो मायोपिया है क्यों? मायोपिया है नियर साइटेडनेस, और उसके लिए क्या ठीक करना पड़ेगा? कॉनकेव लेंस चाहिए। सो Q1B सीम्स टू बी अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे है क्या? Q1B, B इज द करेक्ट आंसर। हमको आंसर ऑलरेडी मिल गया है, लेकिन जस्ट फॉर द फन ऑफ इट एक बार हाइपरमेट्रोमिया भी देख लेते हैं। हाइपरमेट्रोमिया में क्या होता है, यहाँ पे पास का जो है वो फोकस रेटिना के पीछे कर रहा है, तो क्या होगा, आपको पास का जो चीज़ है वो ब्लडी दिखेगा, लेकिन दूर से जो आ रहा है वो ठीक ठाक फोकस कर रहा है रेटिना में। उसको ठीक करने के लिए क्या चाहिए हमको? कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, है ना? तो उसका आंसर क्या होता? अगर ऑप्शन दिया होता तो हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, कॉन्वेक्स लेंस। P2A यहाँ पे है नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि एक ऑलरेडी आंसर मिल गया है सही। यहाँ पे आंसर है Q1B, मायोपिया इज नियर साइटेडनेस विथ अ करेक्शन ऑफ कॉनकेव लेंस। फिर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। एक्सेस सॉल्ट इनहिबिट्स बैक्टीरियल ग्रोथ इन पिकल्स बाय एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, ऑक्सीडेशन और डीनेचुरेशन। अभी आचार तो हम सब ने खाया है, लेकिन पिकलिंग क्या होता है? पिकलिंग इज बाय एडिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट टू द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उसमें क्या होता है, सरफेस में अगर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई पैथोजन है तो सॉल्ट वो पानी को खींच लेता है। पानी को खींच लेता है तो क्या होता है, वो बैक्टीरिया का सेल जो होता है वो लाइस कर जाता है, हाँ, सूख जाता है। सो सॉल्टिंग, एक्सेस सॉल्ट हेल्प्स इन एक्सोस्मोसिस, सेल से पानी निकल जाता है ना? तो एक्सोस्मोसिस में हेल्प करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि कभी कभी होता है, अगर आप नॉन वेज है, अगर वेज है तो प्लीज़ डोंट माइंड, नॉन वेज है तो कभी कभी देखते हैं कि सॉल्ट से फिशेस को कवर किया जाता है ना? जस्ट सो दैट देयर इज नो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन ग्रोइंग देयर, क्योंकि वो पूरा पानी खींच लेता है एंड वहाँ पे ग्रो करने नहीं देता है किसी को, है ना? सो आंसर इज बी, एक्सोस्मोसिस। एंड इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम समाप्त हो रहा है। अगले लेक्चर में मिलेंगे सेल्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स में। तब तक पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक।